हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम पावर प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जो कि है हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है। एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का मुख्य बेस वाटर हो, हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। तो एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पानी की सहायता से बनाया जाता है उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। और हाइड्रो पावर प्लांट एक मल्टीपर्पज़ परियोजना है। और हाइड्रो पावर प्लांट से हमें बिजली ही नहीं बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट अगर बनता है तो उसे बहुत सारे मतलब कि पैसे कमाने के स्रोत बहुत सारे हैं, उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। क्योंकि इसमें निम्न कार्य किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्योंकि इस मल्टीपर्पज़ परियोजना है, इससे निम्न कार्य किए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे कि पहला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन। पहला तो हाइड्रो पावर प्लांट से हम विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में स्टोर किए गए जल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो जल इकट्ठा किया गया रहता है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। और दूसरा होता है बोटिंग, उसमें नौकाएं करते हैं। यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में रुके हुए जल में बोटिंग करने की व्यवस्था होती है। यानी कि यहाँ से जो कोई टूरिस्ट प्लेस गया हाइड्रो पावर प्लांट में, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट देखा, वहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है, कुछ पैसा लगता है और वो उसमें नौकाएं करता है। तो वो भी क्या है, एक परियोजना ही है। और तीसरा है इरिगेशन, यानी सिंचाई हेतु कार्य। हाइड्रो पावर प्लांट में उपलब्ध जल के द्वारा इरिगेशन के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट के आसपास बहुत से गाँव होंगे और गाँव के लोग खेती करते होंगे, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट में पानी जो इकट्ठा हुआ रहता है उससे हम सिंचाई भी करते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, और देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में उपस्थित जल को प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके और पानी पीने योग्य भी बनाते हैं। यानी हाइड्रो पावर प्लांट में अवेलेबल वाटर से पीने योग्य पानी की भी सप्लाई किया जाता है। और फिशरीज मतलब कि मत्स्य पालन, मछली पालन, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में उपलब्ध जल से फिशरीज कर सकते हैं। यानी हाइड्रो पावर प्लांट में उपलब्ध जल से हम क्या करते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए नोट में एक पॉइंट है कि विश्व का सबसे लंबा हाइड्रो पावर प्लांट चाइना में है। कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इज इन चाइना में है, जिसका नाम थ्री गॉर्ज डैम है। और इसमें 32 फ्रांसिस टरबाइन लगी हुई है। और डीमेरिट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, और हाइड्रो पावर प्लांट की हानियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत अत्यधिक फैले हुई एरिया की क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण के लिए, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट के बनने के लिए टाइम ड्यूरेशन अधिक लगता है। यानी कि समय काल बहुत ज़्यादा लगता है, 15 से 20 साल। और हाइड्रो पावर प्लांट की इनिशियल कास्ट बहुत अधिक होती है। यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने की शुरुआती कीमत क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट बना देने से आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। और हाइड्रो पावर प्लांट बना देने से आसपास का क्षेत्र क्या होता है, जलमग्न हो जाता है, यानी कि पानी से डूब जाता है। मेरिट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट की खासियत कौन, विशेषताएं क्या क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, ये देखते हैं। तो पहले हाइड्रो पावर प्लांट से प्रदूषण लगभग ना के बराबर होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में चूंकि कोई चीज़ जल नहीं रही है तो प्रदूषण ना के बराबर होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट से प्रदूषण ना के बराबर होता है। और हाइड्रो पावर प्लांट की रनिंग कास्ट सबसे कम होती है। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट की चल लागत यानी कि मेंटेनेंस कास्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी प्रारंभिक लागत ही बहुत अधिक होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में यातायात की कीमत सबसे कम होती है। अब देखिए चूँकि थर्मल पावर प्लांट में कोयला को लाना है तो यातायात की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में बस हाइड्रो पावर के मेंटेनेंस के लिए जो कुछ सामान हो बस वही लाना पड़ता है, इसलिए इसमें यातायात की कीमत सबसे कम होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी लगभग 85 से 90% होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी लगभग कितनी होती है, 85 से 90% होती है। चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करने में लगने वाला इंस्ट्रूमेंट।
हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करने में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है वो देख लेते हैं। तो पहला होता है डैम। तो देखिए अभी तुरंत आपको डैम का एक फिगर स्क्रीन पे दिखाया गया होगा, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब देखिए ये डैम क्या होता है कि डैम बहते हुए नदी के जल को रोकने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, सैंड से निर्मित एक स्थान होता है। यानी कि डैम क्या होता है कि बहते हुए नदी के पानी को रोकने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, सैंड, बालू से निर्मित एक स्थान होता है, जगह होता है जो जल को हमेशा रोके रहता है, जो जल को क्या करता है, हमेशा रोके रहता है। और देखिए डैम के द्वारा रोके गए जल में स्टैटिक एनर्जी होता है, और डैम के द्वारा रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिर ऊर्जा होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है। देखिए हेड क्या होता है, तो डैम के द्वारा पानी को जितनी ऊंचाई तक रोक के रखा जाता है। यानी देखिए पानी जैसे जैसे बरसात होती है तो डैम में पानी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, यानी पानी भरता जाता है। तो डैम के द्वारा पानी को जितनी ऊंचाई तक रोक के रखा जाता है उसे ही पानी का हेड कहा जाता है, उसे ही पानी का क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। हेड जितना ज़्यादा होगा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए उतना ही बेहतर होगा। हेड जितना ज़्यादा होगा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि डैम के द्वारा रोका गया जल उतना ही तेज़ी से नीचे की ओर आएगा, और क्योंकि डैम के द्वारा रोका गया जल उतना ही तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए पेन स्टोक। तो पेन स्टोक क्या होता है, अभी तुरंत आपकी स्क्रीन पे एक फिगर को दिखाया जाएगा, पहले आप उस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेन स्टोक। तो पेन स्टोक क्या होता है, पेन स्टोक एक कंड्यूट होता है। पेन स्टोक क्या होता है, एक पाइप होता है, कंड्यूट यानी खोखला पाइप। तो पेन स्टोक एक कंड्यूट होता है जो स्टील या आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, स्टील या आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट या कंक्रीट से निर्मित होता है, जिसका मुख्य कार्य पेन स्टोक का मुख्य कार्य डैम के पानी को लेकर टरबाइन हाउस तक पहुंचाना है। आर से मतलब कि पेन स्टोक का मुख्य काम क्या है कि डैम से पानी को कहाँ पहुंचाना है, टरबाइन हाउस तक पहुंचाना है। और देखिए डैम में रुका हुआ जल में स्टैटिक एनर्जी है। डैम में रुके हुए जल में कौन सा एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी होता है। और जब यह पानी पेन स्टोक से बहता है तो जल की स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो जल की स्टैटिक एनर्जी, स्थिर एनर्जी किस चीज़ में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए अब टरबाइन क्या होता है। तो टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। टरबाइन कौन सा डिवाइस होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। टरबाइन का मुख्य कार्य पेन स्टोक से प्राप्त होने वाली वाटर की काइनेटिक एनर्जी को, टरबाइन का मुख्य कार्य क्या है कि पेन स्टोक से प्राप्त होने वाली काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करती है। टरबाइन का मुख्य कार्य क्या होता है कि जल के द्वारा प्राप्त काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य होता है। और अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अल्टरनेटर कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो टरबाइन के से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करती है। जो टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है उसको किस एनर्जी में बदलने का कार्य करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हाइड्रो पावर प्लांट में लगने वाले अल्टरनेटर का नाम सोलिएंट टाइप होता है। और हाइड्रो पावर प्लांट में लगने वाले अल्टरनेटर का नाम क्या होता है, सोलिएंट टाइप अल्टरनेटर होता है। और इसके बारे में, पूरे सोलिएंट टाइप के बारे में हम पीछे थर्मल पावर प्लांट के वीडियो में बता चुके हैं कि सोलिएंट टाइप अल्टरनेटर वो अल्टरनेटर होता है जो कि लो स्पीड पे ऑपरेट होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि लो स्पीड NS = 120 F/P होता है, जहाँ से स्पीड कम होती है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल होता है। तो स्पीड कम होने से क्या होता है कि पोल अधिक हो जाता है। और जब पोल अधिक होता है तो उसको पोल को रोटर पे लगाने के लिए एरिया भी ज़्यादा होगा, यानी कि रोटर की सरकमफियरेंस ज़्यादा होती है और उसकी एक्सियल लेंथ कम होती है। ये सब हम थर्मल पावर प्लांट में बता चुके हैं आपको, तो एक ही बात दो जगह बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ टरबाइन। टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो हेड के बेसिस पर टरबाइन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हेड के बेसिस पर टरबाइन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड।
और लो हेड जिस टरबाइन में होता है उसको कपलाइन टरबाइन कहते हैं, मीडियम हेड फ्रांसिस टरबाइन और हाई हेड पेल्टन व्हील टरबाइन। देखिए रनर पर वाटर की क्रिया के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया है, और रनर पे कैसे पेनिस्टोक से पानी आ रहा है और रनर पे वो किस तरह से आके टकरा रहा है उसके बेसिस पे ये दो भागों में बांटा गया है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो देखिए ये दो भागों में बांटा गया है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, जिसमें क्या है इम्पल्स के पास पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन व्हील होता है, और रिएक्शन टरबाइन में कपलान और फ्रांसिस टरबाइन होता है। रिएक्शन टरबाइन में कपलान और फ्रांसिस टरबाइन होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि टरबाइन में पानी के प्रवेश करने की डायरेक्शन के बेसिस पे, यानी कि टरबाइन में पानी किस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है और किस डायरेक्शन में एग्जिट हो रहा है, इसके बेसिस पे टरबाइन को चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है टेंजेंशियल टरबाइन, दूसरा होता है रेडियल फ्लो टरबाइन, तीसरा होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन, और चौथा है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, जिसमें रेडियल इन और एक्सियल आउट टरबाइन भी कहते हैं, जिसको रेडियल इन और एक्सियल आउट टरबाइन भी कहते हैं। और साइंटिस्ट के बेसिस पर टरबाइन का क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर टरबाइन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो देखिए साइंटिस्ट के बेसिस पर टरबाइन का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का होता है। एक होता है कपलान टरबाइन, दूसरा होता है फ्रांसिस टरबाइन, और तीसरा होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन, तो देखिए इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल होता है पेल्टन व्हील। तो चूंकि इम्पल्स टरबाइन की बात करते हुए हम पेल्टन व्हील का एग्जाम्पल लेंगे, तो पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन होता है। पेल्टन व्हील टरबाइन कौन सी टरबाइन होता है, एक इम्पल्स टरबाइन होता है। और इसकी फिगर जो है कि अगले पेज पे बनाई गई है, तो चूंकि यहाँ से हम देख लेते हैं और इसकी एक एक बातों को उस फिगर में देख लेते। इम्पल्स टरबाइन के बाहर की ओर केसिंग बनी हुई है। इम्पल्स टरबाइन के बाहर क्या बनी होती है, केसिंग बनी होती है, यानी कवर बनी होती है, और केसिंग के अंदर ही स्टील की बनी रनर लगी होती है। और केसिंग के अंदर क्या होती है, स्टील की बनी हुई रनर लगी होती है। और इसी रनर की बाहरी सरकमफियरेंस पर और इसी सरकमफियरेंस की इसी रनर के परिधि पर बकेट या ब्लेड लगी होती है। और इसी सरकमफियरेंस के मतलब कि इसी रनर के सरकमफियरेंस क्या बकेट या ब्लेड लगी होती है, जो सरकमफियरेंस के साथ फिक्स रहती है, जो सरकमफियरेंस के साथ क्या रहती है, फिक्स रहती है। और केसिंग के साथ नोजल लगा होता है, और केसिंग के साथ नोजल लगा होता है जो पानी में प्रवेश पेनिस्टोक से होता है। तो देखिए अभी आपके तुरंत स्क्रीन पे नोजल दिखाया जाएगा कि नोजल क्या करता है। और चलिए तो आगे देखते हैं। केसिंग के साथ नोजल लगा होता है, इस नोजल में पानी का प्रवेश पेनिस्टोक से होता है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। देखिए नोजल प्राप्त पानी की दाब एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। नोजल क्या करता है, प्राप्त पानी की जो पानी पेनिस्टोक से आता है उसके दाब एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। और जब नोजल से बहुत हाई प्रेशर पर जल टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है, और जब नोजल से हाई प्रेशर के साथ वाटर टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है, तो ब्लेड पर पानी के द्वारा लगाए गए बल्स के कारण रनर घूम जाता है। और तो क्या होता है, ब्लेड पर पानी के द्वारा लगाए गए बल के कारण रनर घूम जाता है, और टरबाइन की ब्लेड पर जल के गिरने के पश्चात जल की गति धीमी हो जाती है। और टरबाइन पे जब पानी गिरता है तो टरबाइन के ब्लेड पर पानी गिरने के बाद टरबाइन के ब्लेड पर पानी गिरने के बाद टरबाइन की स्पीड पानी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वह निकास नली से होता हुआ टेलरस में पहुंच जाता है। और देखिए चूंकि टरबाइन के ब्लेड पे पानी गिरेगी तो पानी तो टरबाइन के बॉक्स में कलेक्ट नहीं होती होगी, उसको निकाला जाता है। तो वो निकाल के एक टेलरस में भेज दिया जाता है। टेलरस क्या है, टेलरस एक प्रकार का तालाब ही समझ लीजिए। वो तालाब में भेज दिया जाता है कि पानी को बार बार, और फिर वो उस तालाब से किसी मोटर की सहायता से इसको अगर हो सके तो इसको फिर डैम में भेज दिया जाता है। देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग हाई स्पीड के लिए किया जाता है, और पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग किस लिए करते हैं, हाई हेड के लिए, स्पीड बोल रहे हैं, हाई हेड के लिए किया जाता है। और नोजल का डिफ्लेक्ट एंगल कितना होता है, 165 डिग्री होता है। नोजल का डिफ्लेक्ट एंगल कितना होता है, 165 डिग्री होता है। और पेल्टन व्हील टरबाइन में वाटर का फ्लो टेंजेंशियल होता है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि पेल्टन व्हील टरबाइन में वाटर का फ्लो टेंजेंशियल होता है। अब देखिए नोट कि टाइप ऑफ हेड कितने प्रकार के होते हैं, तो हेड होते हैं लो हेड, मीडियम हेड, तीन और हाई हेड। तो लो हेड क्या होता है, 5 मीटर से 30 मीटर, यदि डैम में पानी 5 मीटर से 30 मीटर तक की ऊंचाई पे है तो उसको लो हेड कहते हैं। अगर वह डैम में पानी 30 मीटर से 300 मीटर की हाइट तक है तो उसे मीडियम हेड कहते हैं। अगर डैम में पानी की हाइट यानी कि पानी का ऊंचाई 300 मीटर से ऊपर है तो उसे हाई हेड कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये जो है कि पेल्टन व्हील टरबाइन का फिगर होता है। इसके बाहरी सरकमफेरेंस पे क्या लगे हुए हैं, केसिंग लगे हुए हैं, और बाहरी इसके बाहर केसिंग लगा हुआ है और इसके अंदर एक स्टील का बना हुआ रोटर लगा हुआ है जिस पे बकेट या ब्लेड उसके सरकमफेरेंस पर फिक्स हुए हैं। और इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है जिसका डिफ्लेक्ट एंगल 165 डिग्री होता है और यह पेनिस्टोक के साथ जुड़ा होता है जो क्या करता है कि पानी के दाब एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। और यहाँ पे एक निकास नली होता है जो क्या करता है इस पानी को फिर टेलरस में पहुँचा देता है। तो चलिए आगे देखते हैं ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। ड्राफ्ट ट्यूब देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब एक ट्यूब ही होता है जो रनर के एग्जिट पॉइंट पर लगा होता है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब एक ट्यूब ही होता है जो रनर के एग्जिट पॉइंट पे लगा होता है। यानी कि यहाँ पे रनर के जहाँ से रनर का एग्जिट पॉइंट होता है वहीं पे एक ट्यूब लगा होता है जिसको हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। और ड्राफ्ट ट्यूब का मेन काम क्या होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब का मुख्य कार्य निगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है। और ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग केवल रिएक्शन टरबाइन के साथ ही करते हैं। और ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग कहाँ करते हैं, केवल रिएक्शन टरबाइन के साथ ही करते हैं, इम्पल्स टरबाइन के साथ नहीं करते हैं क्योंकि इम्पल्स टरबाइन हाई हेड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कि मीडियम और लो हेड के लिए किया जाता है। मीडियम और लो हेड में पानी के ब्लेड पर टकराने की स्पीड स्लो होती है, पेनिस्टोक से पानी के आने की स्पीड स्लो होती है। तो ड्राफ्ट ट्यूब लगा देने से क्या करता है, ड्राफ्ट ट्यूब समझिए कि एक सक्शन का काम करता है, खींचता है बहुत तेज अंदर के चीज़ों को बाहर। तो पानी जैसे आ रही है और पानी धीरे धीरे आ रही है और किसी मीन से, किसी मेथड से उसको एकदम बाहर खींच दिया जाए तेज़ी से, तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। और वह पानी की स्पीड जब ब्लेड से टकराएगी तो ब्लेड को बहुत तेज़ी से घुमा देगी, इसीलिए ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और चूँकि ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग हम लो हेड, मीडियम हेड और लो हेड वाली टरबाइन में ही करते हैं, इम्पल्स टरबाइन में नहीं करते हैं क्योंकि इसमें खुद हाई हेड है और हाई हेड में पानी खुद ही बहुत तेज़ी से आती है। अगर उसमें ड्राफ्ट ट्यूब लगा देंगे तो और क्या होगा कि वो टरबाइन के ब्लेड को भी तोड़ देगा। देखिए ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग केवल रिएक्शन टरबाइन के साथ ही करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग कब करते हैं, केवल रिएक्शन टरबाइन के साथ ही करते हैं, इम्पल्स टरबाइन के साथ नहीं, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन हाई हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन हाई हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो नोट में एक पॉइंट है कि नोजल का प्रयोग केवल पेल्टन व्हील टरबाइन के साथ करते हैं। नोजल का प्रयोग किस टरबाइन के साथ करते हैं, केवल पेल्टन व्हील टरबाइन के साथ। जहाँ तक कि ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग कभी कभी फ्रांसिस टरबाइन में करते हैं, लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन में एकदम जरूर ही ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन कैसी टरबाइन है, एक रिएक्शन टरबाइन है। और फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है। और फ्रांसिस टरबाइन किस हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है, मीडियम हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है, जबकि पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के हिसाब से डिजाइन की गई है। फ्रांसिस टरबाइन में टरबाइन के साथ ड्राफ्ट ट्यूब जुड़ा होता है जो निगेटिव प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। फ्रांसिस टरबाइन के साथ ड्राफ्ट ट्यूब जुड़ा होता है जो कि क्या करता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट करने का कार्य करता है। देखिए पेनिस्टोक से जब पानी रनर की ब्लेड पर गिरता है, जब पेनिस्टोक से पानी कहाँ गिरता है, रनर के ब्लेड पर गिरता है, तो पानी की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। तो पानी की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है जिससे रनर घूमने लगता है। जब पेनिस्टोक से पानी रनर की ब्लेड पर गिरता है तो पानी की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है
जिससे रनर घूमने लगता है। और फ्रांसिस टरबाइन में एयर रेजिस्ट केसिंग लगा होता है। और फ्रांसिस टरबाइन में जो बॉडी, बाहर की बॉडी लगी होती है, वो कैसी लगी होती है? एयर रेजिस्ट। एयर रेजिस्ट यानी वायुरोधक केसिंग लगा होता है, जिसमें रनर लगा होता है। और केसिंग के अंदर क्या लगा होता है? रनर लगा होता है, जिसकी सरकमफेरेंस पर कर्व ब्लेड लगी होती है। जिसकी सरकमफेरेंस पे क्या लगा होता है? कर्व ब्लेड लगा हुआ है। और अभी फ्रांसिस टरबाइन को आपको हाथ से बनाया हुआ डायग्राम दिखाया जाएगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम गूगल के द्वारा एक डायग्राम दिखाया जाएगा, जो अभी आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो पहले इसको ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन में रनर का चारों ओर का एरिया समान नहीं होता है। फ्रांसिस टरबाइन में रनर के चारों ओर का एरिया कैसा होता है? समान नहीं होता है। ऊपर से नीचे की ओर आते जाने पर दूरी बढ़ती जाती है और स्पाइरल केसिंग होती है। और ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इसकी दूरी क्या होती है? देखिए, ऊपर से नीचे के आने पर इसकी दूरी बढ़ती जाती है, जिसे स्पाइरल केसिंग कहते हैं। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं, हाथ से बनाया हुआ। देखिए, फ्रांसिस टरबाइन में वाटर का फ्लो रेडियली इन एंड एक्सियली आउट होता है, यानी मिक्स फ्लो होता है। फ्रांसिस टरबाइन में वाटर का फ्लो रेडियली इन एंड एक्सियली आउट होता है। इसे ही मिक्स्ड फ्लो कहते हैं, इसे ही मिक्स्ड फ्लो कहते हैं। तो देखिए, फ्रांसिस टरबाइन में ऊपर से नीचे की तरफ आते एरिया क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसमें एयर रेजिस्ट केसिंग लगा होता है, जिसका अंदर कर्व ब्लेड लगी होती है, और इसे हम स्पाइरल केसिंग कहते हैं। और इसमें वाटर का फ्लो कैसे होता है? रेडियली इन और एक्सियली आउट होता है। देखिए, निम्न में से किस टरबाइन के साथ नोजल का प्रयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि निम्न में से किस टरबाइन के साथ नोजल का प्रयोग होता है। तो इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि इसमें से इम्पल्स टरबाइन के साथ किसका प्रयोग होता है? नोजल का प्रयोग होता है, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में ही पेल्टन व्हील टरबाइन आता है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन में ही नोजल का प्रयोग होता है। देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किसके साथ करते हैं? इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, बोथ 1 and 2 और नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग हमेशा रिएक्शन टरबाइन में करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग हमेशा रिएक्शन टरबाइन में करते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टरबाइन की केसिंग स्पाइरल होती है? यानी कि निम्न जो दिया हुआ है नीचे ऑप्शन, उसमें से किस टरबाइन की केसिंग स्पाइरल होती है? देखिए, ऑप्शन पहला है पेल्टन व्हील, दूसरा है फ्रांसिस, तीसरा है कपलान और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो हम जानते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन का केसिंग कैसा होता है? स्पाइरल होता है। पीछे आपको बताया है हम कि किस टरबाइन की केसिंग एयर रेजिस्ट होती है, यानी किस टरबाइन की केसिंग वायुरोधी होती है। ऑप्शन दिया है पेल्टन व्हील, फ्रांसिस, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं फ्रांसिस टरबाइन की केसिंग एयर रेजिस्ट होती है। अब चलिए बिना देर किए कपलान टरबाइन को पढ़ लेते हैं। तो कपलान टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। कपलान टरबाइन कौन सी टरबाइन है? एक रिएक्शन टरबाइन है। कपलान टरबाइन लो हेड के लिए प्रयोग की जाती है। कपलान टरबाइन किस हेड के लिए प्रयोग की जाती है? लो हेड के लिए प्रयोग की जाती है। और कपलान टरबाइन सेम टू सेम फ्रांसिस टरबाइन जैसा ही होता है। और कपलान टरबाइन सेम टू सेम कैसा होता है? फ्रांसिस टरबाइन के जैसा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कपलान टरबाइन में 3 से 8 ब्लेड होती हैं। कपलान टरबाइन में 3 से 8 ब्लेड होती हैं, जबकि फ्रांसिस टरबाइन में 16 से 24 ब्लेड लगे होते हैं, जबकि फ्रांसिस टरबाइन में 16 से 24 ब्लेड लगे होते हैं। देखिए, फ्रांसिस टरबाइन में ही जैसा कपलान टरबाइन में भी रनर गाइड और केसिंग तथा ब्लेड लगे होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन के जैसे ही कपलान टरबाइन में भी क्या लगे होते हैं? रनर गाइड या रनर गाइड को ही केसिंग कहते हैं तथा ब्लेड होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कपलान टरबाइन के साथ ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग नितांत आवश्यक है, यानी एकदम जरूरी है। कपलान टरबाइन के साथ ड्राफ्ट ट्यूब एकदम लगेगा ही लगेगा। ज़रा फ्रांसिस टरबाइन की इफिशिएंसी 85 से 90% के लगभग होती है, जबकि कपलान टरबाइन की इफिशिएंसी 90% होती है। जबकि कपलान टरबाइन की इफिशिएंसी कितनी होती है? 90% होती है। कपलान टरबाइन में वाटर का फ्लो एक्सियल होता है, अर्थात पानी एक्सिस के पैरेलल होता है। पानी किसके पैरेलल होता है? एक्सिस के पैरेलल होता है। और चलिए यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे कपलान टरबाइन का फिगर दिखाया गया होगा, चूँकि हम कॉपी में कपलान टरबाइन का फिगर नहीं दिखाए हैं।
चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोगों का है वाटर हैमरिंग प्रोसेस। वाटर हैमरिंग प्रोसेस, तो वाटर हैमरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए लोड में चेंज होने पर पेनस्टॉक के अंदर पानी के उतार चढ़ाव के अंतर की प्रोसेस को ही वाटर हैमरिंग कहते हैं। देखिए चूँकि लोड में चेंज हो रहा है, यानी कि कभी लोड घट रहा है कभी लोड बढ़ रहा है, तो लोड घट रहा है तो अल्टरनेटर की स्पीड भी घट रही है। तो अल्टरनेटर की स्पीड घट रही है तो पेनस्टॉक के में जो पानी आ रहा है वो क्या हो रहा है, कभी धीरे आ रहा है और कभी उसमें से जल्दी निकल जा रहा है। तो उसमें का अंदर उतार चढ़ाव में क्या हो रहा है कि वो पानी जो है कि पेनस्टॉक के दीवार से टकरा रही है, उसी को क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग प्रोसेस कहते हैं। और वाटर हैमरिंग की प्रोसेस में पानी बहुत तेज़ी के साथ पेनस्टॉक की दीवार पर टकराता है। तो वाटर हैमरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पानी बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, पेनस्टॉक के दीवार पे टकराता है। देखिए सर्ज टैंक क्या होता है कि डैम और टरबाइन हाउस के बीच ही सर्ज टैंक लगा है होता है। आप नेट से सर्च कर लीजिएगा सर्ज टैंक, आपको तुरंत दिखा देगा एक डायग्राम, और उससे आप इजी समझ जाएंगे जो लिखा हुआ है। डैम और टरबाइन हाउस के बीच ही सर्ज टैंक लगा होता है, और डैम और टरबाइन हाउस के बीच में ही क्या लगा होता है, एक सर्ज टैंक लगा होता है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक में होने वाले वाटर हैमरिंग प्रोसेस को समाप्त करता है, और सर्ज टैंक पेनस्टॉक में होने वाले वाटर हैमरिंग प्रोसेस को समाप्त करता है। और वाटर हैमरिंग अगर ज़्यादा होती है तो पेनस्टॉक फट जाएगा, और पेनस्टॉक फट जाएगा तो बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। इसके को मतलब कि बचाने के लिए ही सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। देखिए सर्ज टैंक का लोड की सिचुएशन, सर्ज टैंक कम लोड की सिचुएशन में वाटर को रिजर्व कर लेता है। कम लोड की सिचुएशन में सर्ज टैंक क्या करता है, वाटर को रिजर्व कर लेता है, तथा अत्यधिक लोड की अवस्था में अपने अंदर रिजर्व किए गए वाटर को पुनः सप्लाई कर देता है। और मतलब कि अत्यधिक लोड की अवस्था में यदि अत्यधिक लोड होता है तो क्या करता है, अपने अंदर रिजर्व किए गए पानी को वाटर को क्या करता है, पुनः सप्लाई कर देता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए दोस्तों तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, तो स्पेसिफिक स्पीड 1 मीटर की ऊंचाई तक भरे जल से, यानी कि डैम में अगर 1 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा हुआ है तो उस जल से 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उस 1 मीटर की ऊंचाई तक भरे जल से 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टरबाइन के रोटर को, यानी टरबाइन के रोटर को यानी कि टरबाइन के ब्लेड को जो कि रोटर से कनेक्ट हो, जिस स्पीड से घुमाते हैं उसे ही उस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। और स्पेसिफिक स्पीड को NS से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NS से रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला क्या होता है, NS = n/p/h⁴, जहाँ पे n क्या होता है, रोटर की स्पीड होती है, p क्या होता है, पानी की घनत्व यानी वाटर की डेंसिटी होती है, और h क्या होता है, हेड होता है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि चूँकि रोटर की स्पीड को कांस्टेंट मान ले और पानी की डेंसिटी मालूम हो, तो यहाँ से NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड होता है, यानी कि स्पेसिफिक स्पीड जो होता है वो कि विक्रमानुपाती होता है किसके, हेड के। तो एवं फार्मूले से यह स्पष्ट है, यानी ऊपर के जो फार्मूला है उसे यह स्पष्ट है कि स्पेसिफिक स्पीड हेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक स्पीड क्या है, हेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और चूंकि हम जानते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन का हेड सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन का हेड सबसे ज़्यादा, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का हेड सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हम जानते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन का हेड सबसे ज़्यादा होता है, अतः उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम होगी। और चूँकि हम देखिए, और कपलान टरबाइन का हेड बहुत कम होता है, और कपलान टरबाइन का हेड बहुत कम होता है, अतः इसकी स्पेसिफिक स्पीड अधिक होती है। अतः इसकी स्पेसिफिक स्पीड अधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोग्राफ क्या होता है, किसी निश्चित समय में प्रवाहित जल के से रिलेटेड ग्राफ को ही हाइड्रोग्राफ कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट में एक पानी से बिजली 2 घंटे तक बनाई जा रही है, तो पानी से बिजली मतलब हाइड्रो
पावर प्लांट से पानी कितनी आ रहा है, भर रहा है, और कितनी पानी पेनस्टॉक से भेजा जा रहा है, इसके बीच का जो ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि कितना हाइड्रो पावर प्लांट के डैम में पानी है इसके बीच में, तो देखिए डैम का पानी अक्सर बरसात में बढ़ता रहता है और जब हम उससे बिजली बनाते हैं तो घटता रहता है। तो उसी के ग्राफ को क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ कहते हैं। समय या तो दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, साल हो सकता है, तथा जल की विसर्जन मीटर क्यूब पर सेकेंड, किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर हावर। हाइड्रोग्राफ विभिन्न समय में वाटर के फ्लो की क्वांटिटी को बताता है। हाइड्रोग्राफ डिफरेंट टाइम में क्या होता है, वाटर की फ्लो को, मात्रा को बताता है। और हाइड्रोग्राफ का शेप सामान्य डैम में लक्षण समानतः डैम के लक्षण तथा वर्षा के जमाव पर डिपेंड करता है। हाइड्रोग्राफ का शेप मतलब कि हाइड्रोग्राफ का शेप सामान्यतः किस बातों पर, डैम के लक्षण पे और वर्षा के जमाव पर डिपेंड करता है। देखिए चूँकि हाइड्रो पावर प्लांट में यह आ रही है और वर्षा के दिन में यानी जून, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक यह नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, यानी कि इसमें पानी का कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद जो पानी बारिश हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें पानी बढ़ जा रहा है और जून तक इससे हम बिजली बनाकर और फिर नॉर्मल कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले